नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी साइंस की क्लासेस चल रही हैं और हमारी सारी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एलडीसी के एग्ज़ाम बिल्कुल नियरेस्ट हैं और अगस्त में एग्ज़ाम है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी एलडीसी की तैयारी में लगे हुए होंगे। और एलडीसी में काफ़ी सारा पोर्शन साइंस का है, तो आप साइंस की क्लासेस अच्छे से देख भी रहे होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज की क्लास भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आज की क्लास लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को आपको आज मिलने वाला है। तो आज हम पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे, अग्नाशय जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि अग्नाशय किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम सारी क्लासों में करते हुए आए हैं कि हम जो लास्ट की क्लास होती है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट की क्लास में हमने लीवर के बारे में डिस्कशन किया था कि लीवर किस प्रकार वर्क करता है और लीवर की एनाटॉमी क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लीवर किस प्रकार वर्क करता है और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो लीवर होता है उसका वेट 1 से 1.5 केजी अराउंड होता है। सेकंड मैंने आपको बताया था कि शेप कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि ये क्या है कि एक प्रमुख उपापचयी अंग है। क्या है? प्रमुख उपापचयी अंग है। और हमने इसके बारे में एक पॉइंट और पढ़ा था कि ये क्या है, हेप्टिक लोबुल से क्या होता है, निर्मित होता है। इट मीन्स इसकी जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, हेप्टिक लोबुल्स है। कैसे? क्योंकि हेप्टिक लोबुल्स क्या करता है कि सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है कि पूरा जो लीवर है वो किससे बना हुआ है, हेप्टिक लोबुल से बना हुआ है। और हमने ये बात आपको आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आ गई होगी। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जैसे हम कोई भी जो केमिकल है वो क्या करते हैं कि लीवर के अंदर क्या होता है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे केमिकल जितने भी होते हैं तो हेप्टिक सेल्स क्या होती हैं कि वो डैमेज हो जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है, रीजनरेशन की पावर होती है। तो वो क्या होता है कि रीजनरेट हो जाता है वापस से। ठीक है ना, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आई थिंक ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और एक मैंने सबसे मेन फंक्शन इसका बताया था कि डिटॉक्स करता है बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करता है। ठीक है ना, डिटॉक्स कैसे करता है कि जितने भी केमिकल्स हैं उनको क्या करता है, बॉडी से क्या करता है, आउट कर देता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एक बाइल जूस होता है, उसका श्रावण किससे होता है, पितृ रस से होता है। तो पितृ रस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पितृ रस से दो प्रकार की चीजें निकलती हैं। एक तो पितृ रस में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन मैंने आपको बताया था कि ये लीवर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अपघटन से मिलते हैं। किसके अपघटन से मिलते हैं, हीमोग्लोबिन के अपघटन से मिलते हैं। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि पितृरस के फंक्शन क्या है। तो पितृरस क्या करता है, एक तो वसा का पायसीकरण करता है और एक क्या करता है, लाइपेज को सक्रिय करता है। अब ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि लाइपेज को सक्रिय कौन कौन लाइपेज को सक्रिय कौन करता है, पितृरस करता है। एचसीएल को सक्रिय कौन, एचसीएल किसको सक्रिय करता है, पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। और किसमें कन्वर्ट कर देता है, सक्रिय करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो ऐसे क्या है कि आपको लिंक टू लिंक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कि कौन किसको सक्रिय कर रहा है और कौन किसको एक्टिव कर रहा है, कौन किसको डीएक्टिव कर रहा है। ये चीजें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली पता होंगी। तो आपको क्या है कि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, जो थोड़ा सा भी होता है ना कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, फिर हम बोलते हैं कि एग्जाम से बाहर आके कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो ये चीजें क्या है कि हम चीजों को कनेक्टिव वे में नहीं पढ़ते हैं। यदि हम उस चीज को कनेक्टिव वे में पढ़ेंगे तो वो चीजें बिल्कुल रिदम में रहेंगी और बहुत अच्छे से हमें लर्न भी रहेगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और हमने लीवर के बारे में क्या पढ़ा था कि ये क्या करता है, विटामिन ए डी ई के, कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए डी ई के और विटामिन बी 12। ठीक है ना, इसका क्या करता है, स्टोर करता है। विटामिन ए डी ई के को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन विटामिन बी और सी को क्या करता है, स्टोरेज नहीं करता है। ठीक है ना, विटामिन बी और सी का क्या करता है, ये स्टोरेज नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन बी और सी ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। क्या है, वाटर, SOLUA, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, और विटामिन ए डी ई के बी 12 क्या है, ये वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना।
कि जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पुटअप हुआ है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि वाटर में सोल्यूबल विटामिन कौन सा है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे होता है ना कि पुराने जो क्वेश्चन है वही वापस से पुटअप हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का क्या करता है, स्टोरेज करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है। और एक क्या करता है, प्रोटीन और फैट को भी क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन प्रोटीन और फैट को जब ग्लूकोज पूरा बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है, जब बिल्कुल मात्रा नहीं रहती, जैसे आपने 2-3 दिन खाना नहीं खाया, तो प्रोटीन और फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा, वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज भी आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो गई होगी आई थिंक। ये चीजें हमने लीवर के बारे में डिस्कस कर ली थी। एक हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है और प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो ये चीजें, ये सारी चीजें आपको लीवर के बारे में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। आज हम पेनक्रियाज, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय के बारे में आज हम जानेंगे कि अग्नाशय किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार इसके फंक्शन होते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। आज हम पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट चीजें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ चीजें छोड़ दी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल चीजों को एकदम अच्छे से फुल डिटेल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज, इसे बोला जाता है अग्नाशय। अग्नाशय, देखिए अग्नाशय के बारे में सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि यह क्या है, मिश्रित ग्लैंड है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। सबसे मेन पॉइंट, आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय। अब देखिए ये मिश्रित ग्रंथि, मैंने आपको ग्रंथि क्यों लिखवाया और हम इसे आज इस सेशन में क्यों डिस्कस करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हमें इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये चीज भी तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आज हम इसे इस सेशन में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि संपूर्ण पाचन रस होते हैं। क्या होते हैं, संपूर्ण पाचन रस होता है ना। तो ये संपूर्ण पाचन रस होने की वजह से ये संपूर्ण पाचन रस किस में जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है। अब छोटी आंत के अंदर जाने से क्या करता है कि वो छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है ना। क्योंकि जब पेनक्रियास से क्या संपूर्ण पाचन रस निकल जाएंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड है, सब कुछ पाचन हो जाएगा, फिर कुछ पाचन शेष नहीं रहेगा। अब तक की क्लासों में हमने देखा कि वसा का पाचन किसमें हो गया, है ना, आमाशय के अंदर हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा के अंदर हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अग्नाशय के अंदर संपूर्ण पाचन रस होते हैं और ये संपूर्ण पाचन रस किस में जाएंगे, छोटी आंत में जाएंगे, और जब छोटी आंत में जाएंगे तो संपूर्ण पाचन हो जाएगा। तो ये चीज भी हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि छोटी आंत में संपूर्ण पाचन किस प्रकार होता है, कौन से भाग के अंदर होता है, पाचन ही होता है या फिर अवशोषण भी होता है। ये चीजें हम कल की क्लास में छोटी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि पेनक्रियाज के दो भाग होते हैं, ठीक है ना, एक तो बहिस्रावी भाग और एक बहिस्रावी भाग, एक होता है अंतःस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग, ओके। दो भाग हो गए, एक तो बहिस्रावी भाग हो गया और एक अंतःस्रावी भाग हो गया, ठीक है। अब बहिस्रावी भाग होता है ना, इसमें क्या होते हैं कि सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, एसिनी या एसिनर्स। एसिनर्स क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है कि अंतःस्रावी भाग है, इसके अंदर क्या होते हैं, आइलेट्स ऑफ
आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस होते हैं। क्या होते हैं? आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस होते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस किसमें होते हैं? अंतःस्रावी भाग में होते हैं। और एसिनी सेल्स किसके अंदर होती हैं? बहिस्रावी भाग में होती है। किसमें होती है? बहिस्रावी भाग में होती हैं। अब देखिए बहिस्रावी जो ये बहिस्रावी भाग है जिसमें एसिनी सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? संपूर्ण पाचन रस का स्रावण करती हैं। ये सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि संपूर्ण पाचन रस का श्रावण, संपूर्ण पाचन रस का श्रावण किससे हो जाएगा? बहिस्रावी भाग से। ठीक है ना। अब इसमें देखिए आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस से ये क्या करती हैं? इनमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखिए अल्फा सेल से क्या स्रावित होता है, बीटा सेल से क्या स्रावित होता है? अल्फा सेल से ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। बीटा सेल से क्या साबित होता है? इंसुलिन। और गामा सेल से होता है सोमेटो स्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। अब देखिए इंसुलिन का नाम तो आपने सुना ही होगा और ग्लूकागोन का भी नाम आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन ये सोमेटोस्टेटिन है, ये एक नई चीज है और इसके बारे में हम आगे जब हार्मोन पढ़ेंगे ना, तब हम इसके बारे में और भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सोमेटोस्टेटिन किस प्रकार वर्क करता है, कहां कहां से निकलता है। यहां से तो देख ही लिया हमने कि ये अग्नाशय से क्या होता है? स्रावित होता है। किस सेल से? गामा सेल से। ठीक है ना। तो आज हमने इसके बारे में यहाँ तो देख ही लिया। और ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस से भी स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है? रोकता है ना। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि सोमेटोस्टेटिन क्या है ना। आज हम देखेंगे कि ग्लूकागोन क्या करता है और इंसुलिन क्या करता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं कि ग्लूकोज के स्तर को कौन सा एंजाइम है वो बढ़ाता है, कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, और ग्लूकोज के स्तर को कौन सा हार्मोन कम करता है। देखिए ग्लूकागोन है वो क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है ना। और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। अब होता क्या है कि इंसुलिन जैसे आपने देखा होगा कि किसी को शुगर हो जाती है। क्या हो जाती है? शुगर। तो शुगर हो जाती है तो फिर क्या होता है कि उसमें ग्लूकोज है वो क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? अप हो जाता है। तो ग्लूकोज के लेवल को क्या है? इंसुलिन का क्या लगाया जाता है? उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। इंसुलिन का क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन। अब जैसे ही उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया तो क्या हो गया? ग्लूकोज का स्तर क्या हो गया? कम हो गया। तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? कम करता है। और ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। जैसे आप में मान लीजिए कि आपके अंदर ग्लूकोज का स्तर एकदम बिल्कुल डाउन आ गया, तो अल्फा सेल से क्या होगा? ग्लूकागोन स्रावित हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा? बॉडी के अंदर ग्लूकोज के स्तर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम संपूर्ण पाचन रस के बारे में पढ़ेंगे कि संपूर्ण पाचन रस होता क्या है। ठीक है, तो अभी हमें इन दोनों पॉइंट्स के बारे में पढ़ ही लिया है कि बहिस्रावी भाग से क्या स्रावित होता है, अंतःस्रावी भाग किस प्रकार होता है। अग्नाशय के 2 भाग होते हैं, एक तो बहिस्रावी भाग और एक अंतःस्रावी भाग। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट संपूर्ण पाचन रस के बारे में पढ़ते हैं कि संपूर्ण पाचन रस किस प्रकार वर्क करता है और संपूर्ण पाचन रस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, संपूर्ण पाचन रस। अब देखिए संपूर्ण पाचन रस में क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1, ट्रिप्सिनोजन। अब देखिए आपको ये पता चल गया होगा कि ट्रिप्सिनोजन किसका पाचन करेगा। तो ये किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। हमने आमाशय के अंदर पढ़ा था कि पेप्सिनोजन था, वहां पर क्या था? पेप्सिनोजन। उसको एक्टिव फॉर्म क्या थी? पेप्सिन थी। वो भी किसका पाचन कर रहा था? प्रोटीन का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, सीन सीन यदि कुछ आपको मिल जाए ना तो सिर्फ किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। नंबर 2, लाइपेज। नंबर 2, लाइपेज। ठीक है ना। लाइपेज किसका पाचन करता है? अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा, वसा का। किसका? वसा का। क्योंकि लाइपेज के बारे में हम जब मुख गुहा में पाचन पढ़ रहे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो इब्नर्स ग्रंथि से याद कीजिए, इब्नर्स ग्रंथि है लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, एक चीफ और पेप्टिक सेल अमाशय में है ना, तो वो गैस्ट्रिक लाइपेज, तो वहां से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं।
कि लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और वसा का पाचन हमने देखा था आमाशय के अंदर भी होता है, दोनों चीजों से, लिंगुअल लाइपेज से और गैस्ट्रिक लाइपेज से। लाइपेज एक हमने पढ़ा था एमाइलेज। एमाइलेज देखिए, एमाइलेज, इससे किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इससे किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। ठीक है ना। एमाइलेज के बारे में भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं जब हम मुख गुहा में पाचन पढ़ रहे थे। 30% स्टोज को किसमें कन्वर्ट किया था, माल्टोज में। किसने किया था, एमाइलेज ने। तो देखिए संपूर्ण पाचन रस इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या सबका पाचन हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, संपूर्ण पाचन रस। एक होता है न्यूक्लियेजेज, ये किसका पाचन करता है, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड का पाचन। ठीक है। अब आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसे संपूर्ण पाचन रस क्यों बोला जाता है। एटलीस्ट आपको ये तो पता चली गया होगा कि संपूर्ण पाचन रस क्यों है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन हो रहा है। जब हम प्रोटीन का पाचन कहां से पढ़ रहे थे, आमाशय से। ठीक है। और लाइपेज, वसा का पाचन, इसके हमने क्लास डिस्कस किया था। एमाइलेज मुंह में डिस्कस किया था। न्यूक्लियेजेज, न्यूक्लिक एसिड का पाचन। इस प्रकार हमारे सारे पाचन किसके माध्यम से हो रहे हैं, संपूर्ण पाचन रस के माध्यम से क्या हो रहे हैं, सारे पाचन हो रहे हैं। और ये सारे पाचन कहां पर होंगे, छोटी आंत के अंदर होंगे, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ ओनली ग्लैंड है। क्या है, ग्लैंड है। इसका काम सिर्फ ओनली हार्मोन स्रावित करना है। क्या स्रावित करना है, हार्मोन स्रावित करना है। ये ओनली अपने हार्मोन स्रावित कर देंगी और क्या करेंगी, उनको किसमें डाल देंगी, छोटी आंत के अंदर डाल देंगी। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसके अंदर जाएंगी, छोटी आंत के अंदर जाएंगी और वहीं पर क्या करेंगी, वर्क करेंगी। ये बात समझ आ गई। अब देखिए संपूर्ण पाचन रस की जो प्रकृति होती है इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। संपूर्ण पाचन रस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय। अब देखिए यदि इसकी प्रकृति क्षारीय है, इसका मतलब इसकी पीएच 7 से अबोव होगी, क्योंकि पीएच की जो रेंज होती है, पीएच की रेंज क्या होती है, 0 to 14। ठीक है ना, 0 to 14। अब 0 से और 7 के मिड में है ना, इसमें आता है एसिडिक। क्या आता है, एसिडिक। और 7 to 14, फिक्स 7 पे क्या है, उदासीन हो जाता है। और 7 to 14 पे क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। अब इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 7.7। इसे भी नोट कर लीजिए, पीएच कितनी हो जाएगी, 7.7। ठीक है। अब ये चीज कई बार एग्जाम में पूछी हुई है कि संपूर्ण पाचन रस की पीएच कितनी होती है, HCl की पीएच कितनी होती है, लार की पीएच कितनी होती है। लार की पीएच क्या बताई थी, 6.8। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और संपूर्ण पाचन रस इसे क्यों बोला जाता है, आई थिंक अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसे संपूर्ण पाचन रस बोलते क्यों है। क्योंकि प्रोटीन का पाचन हो रहा है, वसा का पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है और न्यूक्लिक एसिड का क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, संपूर्ण पाचन रस बोला जाता है। ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास में छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है छोटी आंत की, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं और क्लास थोड़ी लंबी भी होगी। इसलिए आप नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास छोटी आंत की होगी और छोटी आंत के बाद फिर चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण पाचन छोटी आंत में कंप्लीट हो चुका होता है। फिर उसमें कुछ भी पाचन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नहीं बचता है, फिर सिर्फ ओनली एब्जॉर्प्शन होता है। तो आगे की क्लास में हम छोटी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है और कोई भी चीज में यदि थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है कि हमें ये चीज अच्छे से समझ नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी है यदि आपको, तो आप अपने साथियों को बताइए कि साइंस की ऐसे क्लासेस चल रही हैं, ताकि बिल्कुल सिस्टमेटिकली वो भी साइंस की क्लास ले सके। बाकी चैनल का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोगों को साइंस को बहुत अच्छे से समझाना है, कोई भी चीज छूटे नहीं। क्योंकि मैंने काफी ये चैनल तभी स्टार्ट किया है जब मैंने काफी लोगों से बात की, तब मुझे ये फील हुआ कि कंप्लीट साइंस आप पढ़ ही नहीं पाते हैं। और फिर जब एग्जाम में जब पेपर आता है तो आप बिल्कुल एकदम थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं कि पेपर कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है। तो वो सारी चीजें कब खत्म होगी, जब हम संपूर्ण कंप्लीट पढ़ के जाएंगे। जब तक हम कंप्लीट पढ़ के नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर एक सस्पेंस है वो बना रहता है कि हमने जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा। तो ये चीजें
दूर तभी होंगी जब आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाएंगे। एलडीसी के एग्जाम में 60 नंबर की आई थिंक साइंस है, तो 60 नंबर का एक बड़ा पोर्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को साइंस है वो डेली क्लासेस अपलोड करके और साइंस आपकी कंप्लीट करवा दी जाए। तो आज की क्लास में साथियों सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास है वो छोटी हाथ की क्लास होगी। धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।